इस दुनिया में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन इंसान इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है। लेकिन उसी एक गलत फैसले की वजह से पूरा का पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हो गया। एक पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेला गया जिस वजह से पति ही इस दुनिया को काफ़ी बेरहम तरीके से छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। आज के घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश और उसी की राजधानी लगती है जयपुर और उसी का थाना पड़ता है फुलेरा। मैं बात कर रहा हूँ 4 मार्च 2021 का दिन होता है। तो एकदम सुबह का वही 4 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो फुलेरा थाने के 2 कांस्टेबल होते हैं, उसी समय अपने इलाके में गश्त कर रहे होते हैं। तभी उनके जो होता है मोबाइल पर मौके पर एक घंटी बजता है। उसी घंटी को वह रिसीव करते हैं तो वह पहले सोचने लग जाते हैं आखिर इस रात बिना ना पहचाने हमारे पास कौन फ़ोन कर सकता है। लेकिन जैसे ही कांस्टेबल अपने कान पर उस मोबाइल को लगाते हैं तो उनको बड़ा अचंभा सा आवाज़ आता है हाँफते हुए। वह कहने लग जाता कि साहब, मैं आपके ही थाना हिरनौदा गांव का ही राजू बोल रहा हूं। हमारे ही गांव का रहने वाला दिनेश वर्मा जो होता है, काफ़ी बेरहम तरीके से रात को खुद उसने आत्महत्या कर ली। और जैसे ही कांस्टेबल इस बात को सुनते हैं, काफ़ी पुलिस चौंक से जाती है। चौंकने के बाद पुलिस टीम कांस्टेबल उसी समय अपने थाने पहुंच जाते हैं। थाने में थाना प्रभारी रणजीत सिंह वहीं पर बैठे होते हैं। तुरंत ही उनको इत्तला देते हैं और जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं। अब रणजीत सिंह जैसे इकट्ठा करते हैं तो अपने दल बल टीम को लेकर उसी समय हिरनौदा गांव में ही दिनेश वर्मा के घर पहुंचते हैं। देखते हैं बाहर काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है और घर में काफ़ी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तभी पुलिस वहां जैसे ही पहुंचती है देखती है दिनेश वर्मा की जो अपनी पत्नी होती है हेमा उर्फ हेमलता, वहां ज़ोरों से काफ़ी चीख चिल्ला रही होती है। पुलिस ना समझ पाती है ना सोच पाती है। लेकिन जैसे दिनेश के बॉडी के पास पहुंचती देखती है कि उसके गले पर काफ़ी धेरदार हथियार से वार किए गए हैं। लेकिन हथियार जब देखती है तो वहीं बगल में उसके दाहिने हाथ में पड़े हुए हैं और वहीं पर रो कर वह जो होती है दिनेश की जो पत्नी हेमा काफ़ी शोर शराबा करके बोल रही थी कि साहब, हमारे पति ने रात में सोकर न जाने कब अपने हाथों से खुद आत्महत्या कर लिया। और जैसे रणजीत सिंह वह उसी समय हेमा की बातों को सुनते हैं, काफ़ी सहम से जाते हैं। काफ़ी अचंभा सा लगने लगता है। पुलिस दिनेश वर्मा के बॉडी का अच्छे से पंचनामा करती है। लेकिन रणजीत सिंह के जो होता है वहाँ के घटनास्थल का नज़ारा देखकर उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि दिनेश वर्मा खुद अपने हाथों से आत्महत्या कर ली हो। पुलिस वहाँ लोगों से काफ़ी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम जो होती है अब दोबारा हेमलता से पूछताछ करती है। हेमलता पुलिस के सामने बताने लग जाते कि साहब, शाम के टाइम हम लोग काफ़ी आराम से खा पी के सो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही रात का एकदम सन्नाटा होता है तो उसी बीच हमारे कानों में एक गूंज होती है और जैसे ही देखते हैं कि हमारे साइड में हमारे जो पति होते हैं दिनेश वर्मा, उनके गले पर काफ़ी तेज़दार हथियार पड़े हुए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उस समय ब्लड बह रहे होते हैं। लेकिन देखते हैं कि उनकी आंखें बंद हो चुकी है। हमें समझते हुए देर नहीं लगती कि हमारे पति दिनेश ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस जैसे ही अब हेमलता की बात सुनती है तो काफ़ी अचंभा सा लगने लगता है कि आखिर यह पत्नी अपने पति के बारे में बेधड़क कैसे बात पुलिस के सामने रख रही है। अब जो होते हैं रणबीर सिंह काफ़ी अचंभा हो जाते हैं और अचंभा हो जाते हैं। होने के बाद पुलिस जो होती है अब हेमलता से एक बार और जवाब करती है, क्या तुम्हें अपने पति का ऐसा कोई तकलीफ़ है जिसकी वजह से पति तुम्हारा खुद आत्महत्या कर सकता है? हेमलता उसी समय कहने लग जाती कि साहब, हो सकता खेती की वजह से या पढ़े लिखे होने की वजह से हमारे पति अपनी ज़िंदगी से काफ़ी तंग आ गए हों। इसी वजह से वह खुद अपनी ज़िंदगी हटाने के लिए फ़ैसला ले चुके हैं। रणबीर सिंह तुरंत ही वहाँ लोगों से पूछताछ करने के बाद उसी समय दिनेश वर्मा के बॉडी को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस की टीम जो होता है भोर के टाइम उसी समय अपने पुलिस थाने लौटाते हैं। पुलिस थाने लौट आने के बाद पुलिस अब इस केस को काफ़ी गंभीर लेते हैं। लेने के बाद पुलिस जो होती है वहाँ जो घटनास्थल का जो फ़ोटो शूट किए हुए थे, पुलिस उन्हीं फ़ोटो को काफ़ी ध्यान से देखने लगती है। तभी पुलिस को एक फ़ोटो में काफ़ी अचंभा सा नज़र आने लगता है, क्योंकि
असल में दिनेश का जो दाहिना हाथ था वह उस समय हथियार से काफ़ी दूर था, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने गले पर खुद अपना वार करता है तो वह उतना हिम्मत नहीं होता खुद वार कर सके, और उसके जो होता दाहिने हाथ में आखिर में ब्लड क्यों नहीं लगा। इसी बात को पुलिस लेकर और असमझ में पड़ जाती है। उन्हें लगने लगता है या केस जो होता है काफ़ी अधूरा सा लगने लगा है। इसीलिए पुलिस इस केस को सुलझाने में वह उसी समय इस आत्महत्या को केस को हत्या का मोड़ देने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो जाती है। पुलिस इस केस में अब कड़ाई से और छानबीन करने के लिए पुलिस की जो टीम होती है उसी दिन लगभग वही दोपहर का 10 बजे का आसपास का टाइम होने वाला होता है, तो पुलिस की एक टीम जाती है। जाने के बाद हेमलता को उसके ही घर से दोबारा थाने ले आती है और हेमलता से वही फ़ोटो दिखाती है, तो हेमलता का जो चेहरा होता है वह पूरी तरह से रंग रूप उड़ जाता है। उड़ने के बाद पुलिस हेमलता से दोबारा पूछने लग जाती है और कुछ पूछताछ करके पुलिस जो होती है तुरंत ही उसको थाने से छोड़ देती है। लेकिन पुलिस अब जानना चाहती है क्या हेमलता और दिनेश वर्मा के घर में जो था मामला पूरी तरह से रजामंदी की तरह पट रहा था, और पुलिस इसी बात को जानने के लिए कुछ खबरी की व्यवस्था कराती है। और खबरी जो होते हैं तुरंत ही इसी काम को करने के लिए लग जाते हैं और उसी दिन जाते हैं। उसी दिन जाने के बाद गाँव में ही एक चौंकाने वाला रहस्य पता करके पुलिस के सामने रखते हैं। पता चलता है असल में उन्हीं का ही पड़ोस का रहने वाला होता है योगेश, जिसकी उम्र मात्र 24 साल के आसपास होता है। योगेश का दिनेश वर्मा के घर काफ़ी आना जाना होता है, लेकिन इस बात का जो होता है घर में काफ़ी रंजिश होती थी कि आखिर योगेश हमारे घर क्यों आता था, और इसी बात को ले दिनेश और हेमलता के बीच काफ़ी दिन झगड़े तकरार होते थे। पुलिस को पूरा शंका हो जाता हो ना हो हेमलता और योगेश के बीच कुछ ना कुछ ज़रूर चक्कर है, और पुलिस जो होती है इसी सिलसिले में और जांच पड़ताल करने के लिए खबरियों के ऊपर और दबाव मारती है। तभी खबरी जो होते हैं पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात रखते हैं। लाने के बाद पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता कि हो ना हो इस समय दिनेश की जो पत्नी है हेमलता का पूरा सा पूरा हाथ है, और साथ में हेमलता का ही अपना ही करीबी जो होता है यार उस समय जो होता है योगेश का भी अपना हाथ है। पुलिस उसी समय जैसे ही शंका करती है तो पुलिस की टीम जो होती है अब जाती है गांव में। जाने के बाद लगभग दोपहर को ही 1 बजे के आसपास का टाइम होता है। योगेश और साथ में दिनेश की जो पत्नी होती है हेमा उर्फ हेमलता को दोनों को अपने कस्टडी में लेते हैं। अब फुलेरा थाने ले आती है और उन्हीं दोनों से जब पहले पूछताछ शुरू कर देती है तो पहले जो होता है हेमलता पहले इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस जब अपना जो होता है मनोवैज्ञानिक दबाव दिखाना शुरू कर देती है और तरीके से पूछताछ शुरू कर देती है तो दोनों जो होते हैं पुलिस के सामने जल्द से जल्द होता है अपनी जो होता है गुनाह कबूल कर लेते हैं। लेकिन इससे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाता है। असल में राजस्थान का जो राजधानी पड़ता है जयपुर, और उसी के पास जो गांव पड़ता है हिरनौदा, उसी गांव का रहने वाला होता है दिनेश वर्मा, जिसकी उम्र होती है मात्र 27 साल के आसपास। दिनेश वर्मा के घर में उसके माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, और परिवार में लगभग सभी लोग खुशियों भरा ज़िंदगी जी रहे होते हैं। दिनेश वर्मा के घर में थोड़ा बहुत खेती भी होता है, जिस वजह से दिनेश वर्मा के जो पिता होते हैं खेती में फल फूल उगाकर अपने परिवार का देखभाल भी कर पाते हैं। दिनेश जो होता है काफ़ी पढ़ा भी लिखा होता है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दिनेश का कहीं नौकरी नहीं लगता। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है। लेकिन वह जो होता है अपनी परिवार का गुजर बसर करने के लिए जो होता है दिनेश जाकर अपने पास में ही एक छोटे से काम की तलाशी करता है। उसका काम भी मिल जाता है और काम करने लगता है। लेकिन जब दिनेश को पिता को यह पता लगता कि हमारा बेटा खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ठीक घटना से 7 साल पहले जो होता है दिनेश की शादी हेमा उर्फ हेमलता से कर देते। हेमा उर्फ हेमलता जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती, चंचल भी होती है और पढ़ी भी लिखी होती है, लेकिन उस समय पढ़ाई भी कर रही होती है। साथ में उसका पढ़ाई का जो होता है काफ़ी बेहतर तरीके से चल भी रहा होता है। दिनेश जो होता है हेमा को पाकर अपनी ज़िंदगी काफ़ी खुशियों से भर लेता है। ऐसे लगने लगता है उसकी ज़िंदगी में हेमा के अलावा कुछ बचा नहीं है। अपनी पत्नी का काफ़ी ज़्यादा कद्र करता है। धीरे धीरे ज़िंदगी का बीतते बीतते इनका जो होता है लगभग 6.5 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो होता है 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी 5 साल की होती है और छोटा बेटा 3 साल का होता है। अब इन्हीं को लेकर जो होता है दिनेश पूरे घर परिवार का खर्चा बर्चा भी देखना शुरू कर देता है और दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिला भी करा देता है। लेकिन घटना से ठीक 1.5 साल पहले जो होता है हेमा अपने ही घर में काफ़ी अच्छे तरीके से गुजारा भी कर रही होती है। लेकिन दिनेश जो होता है अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए पास में जाकर एक नौकरी भी क्या करता था। अगर सुबह नौकरी के लिए निकल जाता तो शाम को लौटता, लेकिन नौकरी पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता और थका हार कर आराम से सो जाता।
लेकिन हेमा जो होती है जब अपने पति के पास सोने के लिए जाती है तो उसका पति जो होता है उस समय जवाब दे पाता, जिसकी वजह से हेमा काफ़ी अपनी ज़िंदगी को उदास समझने लगती। लेकिन हेमा जो होती है उस समय एक नए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रही होती है। जब तैयारी कर रही होती है तो उसी बीच उसके पड़ोस का रहने वाला योगेश वर्मा होता है, जो हेमा से लगभग 3 साल बड़ा होता है। लेकिन जब हेमा को पता लगता है योगेश भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वह काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहा है और देखने में भी काफ़ी सुडौल भी है, अगर कहीं भी जाएगा तो उसकी नौकरी लग जाएगी। तो इसी फिराक में जो होती है हेमा भी लग जाती है। तो योगेश से जाके बात करती है, पता लगता है योगेश जो होता है वो में काफ़ी चंचल दिख रहा है। तो इसे जाकर हेमा उसी समय काफ़ी बात करती है। बात करने के बाद दोनों में काफ़ी वहीं दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद योगेश भी जो होता है हेमा के घर आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन योगेश जैसे ही हेमा को देखता है तो उसके देखने के बाद खूबसूरती इतना मोहित हो जाता है योगेश कि हर बार जब भी हेमा के घर आता पढ़ने के लिए तो उसकी खूबसूरती पर ज़्यादातर ध्यान देने लगता। लेकिन हेमा योगेश जो होता है दोनों इस तरह दोस्ती बढ़ जाती है कि दोनों अगर कहीं भी प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो योगेश और हेमा दोनों साथ जाते हैं। भले देवर भाभी का रिश्ता था और बीच बीच में हंसी टिटोले हो जाते थे, लेकिन यही आना जाना धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी बन जाता है। प्रेम प्रसंग के बीच जो होता है इन दोनों का इतना ज़्यादा हद बढ़ जाता है कि जब प्रेमा की जो सास होती है जब घर में नहीं रहती, ना रहने के बावजूद प्रेमा अपने घर में योगेश को बुलाती। योगेश को बुलाने के बाद सुनसान जगह देकर अपने ही घर में हेमलता योगेश के साथ संबंध बना देती। अब संबंध का जो सिलसिला होता है वे धड़क चलने लगता, क्योंकि हेमलता के दोनों जो बच्चे होते हैं उस समय स्कूल पढ़ने जाया करते थे, जिस वजह से घर पूरा सुनसान रहता और हेमा की जो सास थी असल में दिखाई में उसको कम दिखाई देता था, जिस वजह से उसके फ़ायदा पूरी तरह से हेमलता उठा देती थी। बेधड़क उसी घर में पूरी तरह से संबंध बनाना लगती थी और धीरे धीरे यही सिलसिला चलने लगता, क्योंकि जो पति होता था दिन भर मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर निकल जाता। लेकिन कहते ना दोस्तों, एक ना एक दिन सच्चाई निकल के बाहर आती ही है। ठीक ऐसा ही हो गया। घटना से ठीक 1 महीने पहले की बात है। उसी समय हेमलता और यह जो होता है योगेश दोनों एक ही कमरे में मौके पर पति पत्नी की अवस्था में लिपटे हुए थे। तभी हेमलता की जो सास होती है उसी समय जीने चढ़कर ऊपर आ रही थी। तभी अंदर जो होता कुछ हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनती है। सुनने के बाद दरवाज़ा जैसे ही लात मारती तो सारा नज़ारा निकल कर हेमलता के सास के सामने आ जाता है। उसी समय हेमलता देखती तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, लेकिन योगेश वहाँ से तुरंत ही दम दमा के भाग जाता है। अब जो हेमलता की जो सास होती है काफ़ी उस समय तू तड़ाका जाकर वहीं पर हेमलता को सुनाना शुरू कर देती है। वह कहने लगती है कि आज के बाद योगेश तुम्हारे साथ और हमारे घर कभी नहीं दिखाना चाहिए। और इसी बात को जैसे हेमलता सुनती है तुरंत उसी समय आकर अपनी सास से माफ़ी मांगने लगती है और उसके अलावा कुछ बोल भी नहीं सकती थी। हेमलता तुरंत ही अब जाकर अपने बिस्तर पर दोबारा सो जाती है। सोने के बाद दूसरे दिन जो होता है हेमलता की सास काफ़ी चिड़चिड़ापन हो जाती। चिड़चिड़ा होने के बाद जैसे दिनेश अब हेमलता की सास के सामने आती तो उसकी जो सास होती है दिनेश के सामने तो तड़ाका करना शुरू कर देती। कहने लगती कि अपने घर जो होता है योगेश के आने से रोक दो, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा भले हो रही है लेकिन उसकी तैयारी एक साथ नहीं कराना चाहिए। हो सकता है योगेश भी अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंच रहा है, कहीं उल्टा सीधा कदम उठा ले तो आगे के लिए तुम्हारे लिए भारी पड़ जाता। और दिनेश कोई ऐसा बच्चा था नहीं जो अपनी माँ की बात को ना समझ सके। अब इसी बीच आकर तुरंत ही अब आकर हेमलता से पूछने भी लग जाता है कि आज के बाद हमारे घर जो होता है योगेश आना नहीं चाहिए और ना ही तुम मुझसे आज के बाद फ़ोन पे बात करोगे। हमने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है, आज के बाद दोबारा किसी से यह बात सुनना नहीं चाहते। हेमलता ना कुछ समझ पाती ना सोच पाती है, लेकिन उसी बीच दिनेश वहाँ से चला जाता है। अब जो होता है हेमलता उस समय काफ़ी सावधानी बरतती है। सावधानी बरतने के बाद अपने घर जो होता है उस दिन से योगेश को बुलाना भी छोड़ देती है, लेकिन छुप छुपा के मोबाइल के द्वारा ही योगेश से लग जाती। और जब लगती तो योगेश मीठी मीठी बातें कर कर हेमलता को अपनी बातों में इतना उलझा लेता कि हेमलता भी योगेश की बातों में पूरी तरह से खो जाती है। योगेश से मिलने के लिए हेमलता काफ़ी तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन उसकी हथकंडे जो होते हैं उसके सास के रहने के बाद हर तरह फेल होते दिखने लगते हैं। तभी जो होती है हेमलता काफ़ी उदासी अपनी ज़िंदगी को समझने लगती है। वह समझने लगती है कि हमारा पति हमारे शरीर का साथ तो नहीं दे रहा, लेकिन अगर हमारा आशिक है तो वह साथ दे रहा है तो इसके खिलाफ़ दुनिया क्यों हो रही है। इसीलिए हेमलता काफ़ी सोच में पड़ जाती है और मौके की तलाश में बैठी रहती है। उधर जो होता है योगेश भी अब अपनी भाभी की याद में दिन रात एक करके गुजारना शुरू कर देता है। तभी एक दिन का वक्त आता है, घटना से लगभग 7 दिन पहले की बात है। उसी समय अब जो होती है हेमलता की जो सास थी
वह जो होती है मौके पर एक अपने रिश्तेदार के यहाँ पार्टी में गई हुई थी। और जैसे ही हेमलता को पता चलता है तो उसी समय योगेश को फ़ोन कर देती है। फ़ोन करने के बाद योगेश जो होता है जैसे सुनता है तो खुशियों से उछल पड़ता है और तुरंत योगेश जो होता है मौका निकाल कर उसी समय हेमलता के घर आता है, क्योंकि इनके बीच लगभग 1 महीने की दूरी बन चुकी होती। इसीलिए हेमलता और योगेश मिलने के लिए काफ़ी उतावले थे और कमरे के अंदर जाकर दोनों तुरंत ही एक अवस्था में हो जाते, वहीं पर मिलकर संबंध बना लेते हैं। जैसे ही संबंध बनाते कुछ वक्त बीतने के बाद योगेश जैसे ही कमरे के बाहर निकलता है तो उसी समय उसके ही सामने जो होता है हेमलता का जो पति होता है दिनेश वर्मा योगेश को देख लेता है। वह तुरंत ही समझ जाता है, लेकिन योगेश जो होता है वहीं पर दुम दौड़ा के भाग जाता है। अब दिनेश फर्राटा हुआ घर के अंदर दाखिल होता, तुरंत आकर अपनी पत्नी से यह बात पूछ बैठता है कि जब हमने योगेश को अपने घर आने से मना किया था तो तुमने उसको अपने पास क्यों बुलाया। अब जो होती है उसी समय हेमलता कहने लग जाती है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा की हमें काफ़ी ज़रूरत थी तैयारी के लिए, इसीलिए हमने उसको अंदर बुलाया था। और वह समझने में अब जो होता है दिनेश को देर नहीं लगता कि हेमलता ने योगेश को अंदर क्यों बुलाया, और इसीलिए तुरंत ही हेमलता का वहीं दिनेश काफ़ी ज़ोरों से पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद दिनेश का जब से मूड हर बार ख़राब होता तो वह जाकर शराब के ठेके पर शराब पी लेता। और इतना शराब पीता, रोज़ जब तक शराब पी के आता ज़रूर आकर योगेश की बात को लेकर वह जो होता है हेमलता की काफ़ी ज़ोरों से पिटाई कर देता। काफ़ी दिनों तक पिटाई करता रहा, लेकिन अब हेमलता को लगने लगा कि हमारा पति जो होता है अब हमें दोबारा योगेश से नहीं मिलने लेगा, तो इसीलिए जो होती है हेमलता जाकर सीधे सीधे फ़ोन के द्वारा ही अब योगेश से बात करती। वह कहने लग जाती है, अगर दोबारा हमें तुम अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो और अपने साथ रिश्ता बनवाना चाहते हो तो हमारे पति को हमारे रास्ते से हटवा दो, ताकि हमारे रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। और जैसे इस बात को योगेश वर्मा सुनता है, सुनने के बाद तुरंत ही वह उसी समय हेमलता का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। कहने लगता, ठीक है, हम तुम्हारे पति को तुम्हारे रास्ते से बहुत जल्द हटा देंगे और इसके लिए तुम तैयार रहना। और जैसे हेमलता उस बात को सुनती है तुरंत ही खुशी से उछल पड़ती है। वह कहने लगती, ठीक है, आज के बाद तुम अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाओ। अब योगेश जो होता है दिनेश वर्मा का रास्ते से हटाने के लिए काफ़ी बार रास्ता देखता है, लेकिन हर बार उसका रास्ता जो होता है बेनकाब होते चला जाता है। तभी 3 मार्च 2021 का दिन होता है, तो योगेश वर्मा जो होता है अपने ही मार्केट में जाता है। मार्केट में जाने के बाद वहाँ 2 तेज़धार हथियार लेता है। हथियार लेने के बाद अपने घर आता है। अपने घर आने के बाद जो होता है फ़ोन के द्वारा हथियार लाने की जानकारी जो होता है हेमलता को दे देती है। हेमलता जैसे ही पाती तो कहने लगती है, ठीक है, हम तुम्हें सही समय का वक्त बता देंगे। और तैसे ही 4 मार्च 2021 का दिन होता है, तो वही शाम का टाइम होता है। शाम में जो होता है दिनेश एकदम नशे में बेसुध अवस्था में घर के अंदर दाखिल होता है और जैसे ही दाखिल होता खाना खाकर आराम से जाकर अपने चारपाई पर सो जाता है। हेमलता तुरंत ही समझ जाती है कि आज यही बहुत सही मौका दिख रहा है, इसीलिए तुरंत हेमलता उसी समय योगेश के मोबाइल पर कॉल कर देती है, उसको तुरंत ही अपने घर बुला लेती है। और जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, वक्त बीतने के बाद योगेश दरवाजे पर आता है तो हेमलता दौड़कर दरवाज़ा खोल देती है और उसको पीछे वाले दरवाजे से अंदर ले लेती है। अंदर लेने के बाद हेमलता और योगेश जो होता है दोनों कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। कुछ वक्त जो होता है अब हेमलता योगेश को अपने कमरे के अंदर छुपा के रखती है, लेकिन जैसे ही रात का 1:30 बजे का एकदम सन्नाटा हो जाता है, पूरा सुनसान माहौल हो जाता है, उसी बीच हेमलता और योगेश जो होते हैं दोनों एक साथ जाते। एक साथ जाने के बाद और वहीं पर एक निद्रा अवस्था में सो रहे दिनेश वर्मा का एक तेज़धार हथियार चलाकर दोनों मिलकर काफ़ी देरी से वहीं पर वार कर देते हैं, जिस वजह से दिनेश वर्मा वहीं पर दुनिया छोड़ के चला जाता है। इसके बाद योगेश जो होता है हेमलता से कहने लग जाता है कि तुम इस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए एक जोरदार नाटक करो। और तुरंत ही हेमलता जैसे सुनती है तुरंत ही वह तैयार हो जाती है। योगेश को जो होता है हेमलता उसी समय पीछे वाले दरवाजे से बाहर भगा देती है। और जैसे रात का वही 2:30 बजे का आसपास का टाइम होता है, तो उसी बीच हेमलता उठती है, वहीं ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। चीखने चिल्लाने की वजह से हेमलता के जो सास ससुर होते हैं, साथ में पड़ोस में चाचा होते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी को तुरंत ही नखरे दिखाकर या बताने लगती है कि हमारे पति रात में सो रहे थे और ना जाने क्या वहाँ कर बैठे, जिसकी वजह से सुबह उनका हस्त्र देख रहे हैं। और जैसे ही हेमलता के सास ससुर सुनते काफ़ी धाम से जाते हैं, लेकिन पुलिस जब इस उलझन को अब जो होता है हेमलता के मुख से सुनती है तो उसी समय भांप ले लेती है कि हेमलता हमसे कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रही है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने आज जो सच्चाई निकल के आता है, उसी बिना पुलिस की जो टीम होती है हेमलता और योगेश वर्मा को वहाँ के ही
कोर्ट में ले जाते। कोर्ट में ले जाने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।